नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर, जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, ये इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का वीडियो है और इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के वीडियो में हम जो भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, भौतिक विभाजन 5 पार्ट में डिवाइड था। हालांकि मैंने आपको समुद्री द्वीप और समुद्री सीमाएं बता दी थी। उसके आगे चलेंगे तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कराया था। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बाद मैंने आपको जो सेकंड नंबर पे कराया था वो कौन सा कराया था, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा था। तो दोस्तों, इसके बाद बारी आती है भारत का जो विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें भारत का जो दक्षिण भारत का पठारी भाग है वो भी कवर होता है। तो उसकी संरचना देखेंगे। कहने का मतलब है, पहले आपको मैं वन बाय वन चीजों उनकी विशेषता बताऊंगा, उससे पहले डायग्राम में कौन सी चीज कहां पर है वो देखनी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, तो आप उसको कोशिश करिए कि उसको कर सकें अच्छे से। देखिए, अब एक बार चलते हैं, सीधे बोर्ड पर ही चलेंगे हम, और बोर्ड पर चल के उन चीजों को करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, गुड। अब देखना यहां पर आप देखो दोस्तों, हम सबसे पहले भारत में जो क्षेत्र पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब है मैं आपको उत्तर भारत से शुरू करके, क्योंकि उत्तर भारत में तो आपको हिमालय पढ़ा चुका हूं मैं, उत्तर भारत से जैसे दक्षिण भारत की तरफ आएंगे तो भारत में कौन कौन से भूभाग और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां और किस प्रकार की विशेषताएं दिखाई देती है, तो वो आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। या इस टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हो, भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है, तो समझना एक बार। देखो, मैं यहीं से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। ये गुजरात वाला क्षेत्र है इस तरह से, ठीक है, और इससे शुरू करते हुए ये इस तरह से नीचे जाकर इस तरह बनाएंगे। ये मैंने थोड़ा एरिया चौड़ा इसलिए बनाया है ताकि मैं कई चीजें डायग्राम की यहां पर इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लाइनें मेरे को यहां क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। इसको एक तरह से और कर सकता हूं, थोड़ा सा नीचे और बना देता हूं ताकि ऊपर का क्षेत्र भी आपको आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, ये देखो, इस तरह से मैं इसको थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा कर देता हूं। मेरा चौड़ाई में ज्यादा करने का एक ही उद्देश्य है, या चीजें सारी की सारी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, ये तो उत्तर भारत वाला पोर्शन है। ठीक है, जब हम उत्तर भारत वाले पोर्शन पर जाते हैं तो यहां तो आपका दिखता है आपको हिमालय। ये जो है, ये आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत में थी, हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में कौन सी श्रेणी आपको दिखाई दी थी, हिमालय श्रेणी आपको दिखाई दी थी। ठीक है, तो पहले एक तो हिमालय श्रेणी की जो चीजें हैं वो आपको क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। एक बार देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको कर देता हूं और चीजें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको चीजें एकदम से जो दिख रही है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, अब आपकी क्लियर हो गई चीजें, अब मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब देखना है, पर समझना एक बार। ये मैंने यहां पर उत्तर में क्या लिख दिया, आपकी हिमालय श्रेणी लिख दी है। अच्छा, जैसे ही उत्तर से यहां की तरफ आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे, तो यहां आपको राजस्थान वाला जो भूभाग है, तो राजस्थान वाले भूभाग में आपको श्रेणी दिखाई देती है, कौन सी, अरावली। राजस्थान के भूभाग में आपको कौन सी श्रेणी दिखाई देती है, अरावली। पहले मैं केवल इनकी इमेजेस बना रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। अच्छा, एक और सूचना मैं आपको दे दूं, ऐप चूंकि आ चुका है और ऐप में अब सबसे बड़ी समस्या वो हो रही है कि आप लोगों को, जो करंट स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जो अभी कोचिंग पे पढ़ रहे थे और कोविड आ गया था जिसकी वजह से उनकी कक्षाएं बाधित हो गई थी, तो उन स्टूडेंट्स को हमने बोला था कि आपको जो कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आप में से जो स्टूडेंट, देखो, जो न्यू स्टूडेंट अब जुड़ेंगे या जो ओल्ड स्टूडेंट है जो संस्थान से पढ़ चुके हैं, तो उनको तो लगभग बुधवार के बाद से हम रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे उनके। पर वो स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी संस्थान पे पढ़ रहे थे और कोविड बीच में लागू हो गया था और उनकी क्लासें अधूरी रह गई थी, तो उनको जब भी क्लास चालू होगी तब ऑफलाइन तो करवाया जाएगा। हमने उनसे एक प्रॉमिस किया था कि उनकी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में उनने एडमिशन लिया था तो वो उनको फ्री दी जाएगी। तो वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ी आपको एक काम करना है, जो आपका फोन नंबर है, ठीक है ना, ये आपका फोन नंबर हो गया 8949018682, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, फोन नंबर हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 8949018682। इस फोन नंबर पे आपको कई क्या क्या चीजें मैसेज करनी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है, समझना एक बार। ये लिख देता हूं, ठीक है। इस फोन नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। क्या करना है आपको, टेक्स्ट मैसेज करना है, ताकि हम ये जान पाए कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो क्योंकि आपको उस पर वो कोर्स फ्री देना है, तो फाइलों से वो डेटा आपका जो आप भेजोगे वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वेरीफाई करवाने के लिए आपको इस नंबर पर आज से ही आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जा रहा है। इस 2 से 3 दिन में आपको ये टेक्स्ट मैसेज अति शीघ्र ही हमारे इस मोबाइल नंबर पर भेजना है, जिसमें क्या आएगा, आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम हो वो यहां पर आ जाएगा, पिता का नाम, ठीक है, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, और कब एडमिशन लिया, ये आपको सारी की सारी चीजें बात ध्यान रखनी। मेरा फिर आपसे मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको जो लोग स्टूडेंट के वर्तमान छात्र हैं उनको ऑनलाइन कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, परंतु उन लोगों को ऐप पर अलाउड करवाना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए उनको एक काम करना है, जो लोग इसको नहीं करेंगे उनको हम फ्री में अलॉट नहीं करवा पाएंगे, जो करंट स्टूडेंट हैं, जो वर्तमान स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या करना है, 89490 पर टेक्स्ट मैसेज करना है, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, आपके फादर का नेम होना चाहिए, जिस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया था और लगभग कब आपने एडमिशन लिया था। ये 4 चीजें भेजनी है और उसी फोन नंबर से भेजना है जो आप मोबाइल ऐप के लिए यूज करोगे, ठीक है। जो नंबर आप मोबाइल ऐप के लिए यूज करोगे उसी नंबर से मैसेज भेजना है। तो ये बात ध्यान रखिए, और जितनी जल्दी हो सके ये मैसेज आप भेज दीजिए, तो आपको ऐप पर अलाउ करवा देंगे। क्योंकि इस वीक के बाद हमारी क्लासें इस पर यूट्यूब पर फ्री क्लासें पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो कृपया ये प्रोसेसिंग उनके लिए है जो करंट स्टूडेंट हैं संस्थान के, जो वर्तमान स्टूडेंट हैं और जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप चीजें एक बार ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब हम एक बार आगे चल लेते हैं। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया यहां पर कि पहली जो श्रेणी हो गई आपकी, वो तो कौन सी हो गई, उत्तर भारत में हिमालय हो गई। अच्छा, फिर आपकी कौन सी श्रेणी हो गई, अरावली पर्वतमाला हो गई, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब आप देखते हो तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को इस तरह से ये दिखाते हैं। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, गुरु शिखर मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, अरावली से इस तरफ आएंगे तो आपको यहां एक पठार मिलेगा, और इस पठार को हम क्या कहते हैं, मालवा का पठार। कौन सा पठार कहेंगे, इसको मालवा का पठार कहेंगे। थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई कर देता हूं, इस तरह से ये यहां इस रेंज में फैला हुआ हो गया। ये कौन सा पठार हो गया, मालवा पठार। और मालवा पठार कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सारी चीजें इस पर मुझे इंक्लूड करनी है, इसलिए ये चीजें मेरे को थोड़ी सी छोटी बनानी ही पड़ेगी। तो ये आपका कौन सा पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, ठीक है। अच्छा, यहीं पर मालवा के पठार के आगे चलोगे तो यहां एक पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी। ये पर्वत श्रेणी हो गई आपकी सतपुड़ा। ये पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई आपकी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई। और सतपुड़ा के बाद इस तरह से एक और पर्वत श्रृंखला आपको यहां मिलेगी। इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं विंध्याचल। कौन सी पर्वत श्रृंखला हो गई, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई। तो देखो यहां आपको ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार के दक्षिण में आओगे तो पर्वत श्रृंखला मिलेगी सतपुड़ा, इसका विस्तार भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा के नीचे आओगे तो आपको कौन सी पर्वत श्रृंखला, आपको एरिया याद रखना है, ताकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन आ जाए सारे के सारे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे तो देखो ये पर्वत श्रृंखला ऐसे महाराष्ट्र में और इस तरह से फैली हुई है। जनरली इसको हम बोल सकते हैं सहयाद्री। वैसे तो सहयाद्री ऐसे पश्चिमी घाट पर भी फैली हुई है, बाकी सहयाद्री का एक विस्तार यहां पर मिलता है। तो आपको ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है,
ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये ऊपर जो मैंने अपोजिट लिख दिया, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर देना। देखो यहां पर तो आपका, सॉरी ये थोड़ा चेंज कर लो, ये एक गलती हो गई। इधर तो आपकी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई, विंध्याचल हो गई, ठीक है। और विंध्याचल के बाद पर्वत श्रृंखला जो हो गई आपकी, ये कौन सी हो गई, सतपुड़ा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, अभी तो आप इसको चेंज कर लेना। मालवा का पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा और सह्याद्री, ठीक है। यहीं पर एक और चीज आपको याद रखनी है, सह्याद्री जो है इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार पाया जाता है ये कहां पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, यह है कलसूबाई, कलसूबाई, ठीक है, समझ गए। सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी का जो मुख्य विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाएगी, कलसूबाई मानी जाएगी। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पे एक और प्रश्न आया हुआ है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाएगी, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी मानी जाएगी, ये चोटी है महाबलेश्वर। कौन सी है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर हिल स्टेशन भी है और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, कलसूबाई भी महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और कलसूबाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किसकी, सह्याद्री की। और सह्याद्री का विस्तार कहां पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। जैसे ही हम सह्याद्री से नीचे आते हैं, ठीक है, तो सह्याद्री से नीचे आपको यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार दिखेगा। ये पर्वत श्रृंखला हो गई आपकी नीलगिरी। मुख्य पर्वत श्रृंखला बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, पर सिंपल सारी चीजें पता होनी चाहिए। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अच्छा, नीलगिरी में दो चीजें याद रखनी, जैसे नीलगिरी का जो विस्तार है वो मेनली कहां है, तो नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक में है और कर्नाटक के साथ कहां पर हो गया, तमिलनाडु में। जो मुख्य विस्तार है वो कहां पर माना जाएगा, कर्नाटक में। मुख्य विस्तार कहां पर माना जाएगा, कर्नाटक में माना जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला का, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, डोडा बेटा मानी जाती है। तो नीलगिरी का मुख्य विस्तार कर्नाटक में है, कर्नाटक के साथ विस्तार कहां पर है, तमिलनाडु में है। मुख्य विस्तार कर्नाटक में, कर्नाटक के साथ कहां पर है, तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन सी हो गई, डोडा बेटा। नीलगिरी को ब्लू में, अभी केवल मैं लोकेशन लिख रहा हूं, इनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके बाद देखो नीचे जाएंगे तो यहां एक पर्वत श्रृंखला आती है। देखो ये जो घाट चल रहे हैं, मैं डॉटेड करके कर देता हूं, ये जो घाट चल रहे हैं डॉटेड वाले, ये डॉटेड वाले जो घाट पूरे के पूरे चल रहे हैं, इन घाट को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ये जो पूरा घाट चल रहा है, इस घाट को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पश्चिमी घाट के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां नीचे आएंगे तो एक पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देती है साउथ इंडिया में। इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं, यहीं मैं लिख देता हूं इसका नाम, अन्नामलाई। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। अगर छोटा दिख रहा हो तो आप इसको जूम कर सकते हो, बाकी मैं बता देता हूं नाम, क्योंकि छोटा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें फिर इसमें आ नहीं पाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, अन्नामलाई हो गई। अच्छा, अन्नामलाई का जो मुख्य विस्तार है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का जो मुख्य विस्तार है वो कौन से राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत बार पूछी गई है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की, ये कौन सी है, अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी है, अनाईमुडी है। और अनाईमुडी को हम कहते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, अनाईमुडी कहलाती है। अनाईमुडी कौन सी पर्वत श्रृंखला में, अन्नामलाई में। अच्छा, यहां पर केरला में जब आते हैं तो यहां एक पहाड़ी दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं इलायची पहाड़ी।
इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जो इलायची पहाड़ी है ये कौन से राज्य में पड़ती है? केरला में पड़ती है। तो देखो तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के पास ही केरल हो गया, केरल में कौन सी पहाड़ी हो गई? इलायची पहाड़ी। यहां पर एक और पहाड़ी आपको नीलगिरी के पास दिखाई देती है, इस पहाड़ी को कहते हैं पालनी पहाड़ी। इस पहाड़ी को किस नाम? बहुत सारी पहाड़ियां हैं, शेवरॉय पहाड़ियां हैं, पालनी पहाड़ियां हैं, पर आपको मेन इनके नाम ध्यान रखने। यहां पर नीलगिरी से टच होती हुई कौन सी पहाड़ियां हैं? ये पालनी पहाड़ियां हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये जो डॉटेड पूरा पोर्शन चल रहा है, ये देखो पूरा का पूरा जो डॉटेड वाला पोर्शन आपके सामने चल रहा है, इस डॉटेड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। इस डॉटेड पोर्शन को क्या कहते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इसी तरह जब यहां पर आते हैं तो यहां पर एक आपको श्रृंखला मिलती है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। और महेंद्रगिरी जो है इसको हम कहते हैं, इसका विस्तार कहां पर है? इसका मुख्य विस्तार कहां है? उड़ीसा, ठीक है। और इसको बोला जाता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर मानी जाती है। कहां पर है? महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत का मुख्य विस्तार कहां पर हो गया? उड़ीसा में हो गया। अच्छा, मालवा के पठार से ऊपर चलोगे आप, ये एक बार हिमालय श्रेणी में हटा देता हूं, एक बार यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, मालवा के पठार से उत्तर की तरफ चलते हो तो यहां आपको एक क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बस यहां से आपका क्या शुरू हो गया? यूपी। ये बुंदेलखंड कहां पर है? यूपी में। और जैसे ही मालवा के पठार के इस तरफ चलते हैं तो यहां आपको एक जगह मिलेगी जिसको बोलते हैं बघेलखंड। तो ये पूछा जाता है कि मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और मालवा के पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक पर्वत है, यहां पर एक पठार है, इस पठार को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकाल पठार। क्या कहते हैं? मैकाल पठार। अब मैकाल पठार का जो विस्तार है, ध्यान से सुनना, मैकाल पठार का जो मुख्य विस्तार है वो तो है छत्तीसगढ़ में। और मैकाल के पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी गई है, अमरकंटक। मैकाल पठार की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? अमरकंटक मानी जाती है। और जब मैकाल पठार इनसे आगे चलते हैं तो फिर आपको यहां पर दिखता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं, पूरे पे बना देता हूं इसको मैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में जो चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा, तो क्योंकि वो सारी यहां पर एकदम आनी पॉसिबल नहीं होती। तो ये आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कौन सा हो गया? छोटा नागपुर का पठार हो गया। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कहां पर है? एक तो झारखंड में है, और झारखंड के अलावा इसका कुछ विस्तार कहां मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। एक तो झारखंड में मिलेगा और झारखंड के अलावा कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। झारखंड और झारखंड के अलावा कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आपको इसमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात वो ये ध्यान रखना है आपको कि जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, तो यहां पर खनिज संपन्न क्षेत्र है। ध्यान से सुनना, यहीं से एक नदी आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, दामोदर नदी यहां से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसको छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। भारत के रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको कहने का यह मतलब है, आज के लेक्चर में केवल इनकी प्रॉपर्टीज नहीं बताई है, केवल मैंने इनके बारे में बताया कि इनका विस्तार का है। देखो ऊपर से चले तो यहां तो हिमालय पर्वत था, हिमालय से नीचे की तरफ आए तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के पास ये यूपी एमपी वाला क्षेत्र है बघेलखंड। फिर आपको मध्य प्रदेश में मालवा का पठार मिल गया, राजस्थान में अरावली मिल गई। जैसे ही मध्य प्रदेश में मालवा से दक्षिण में आए तो विंध्याचल मिलेगी, विंध्याचल से दक्षिण में आए तो सतपुड़ा मिलेगी। जैसे ही महाराष्ट्र में एंटर कर गए तो सह्याद्री मिल जाएगी, ठीक है। सह्याद्री के दक्षिण में कर्नाटक पहुंचे तो नीलगिरी मिल जाएगी, और सबसे दक्षिण में पहुंचे तो कौन सी मिल जाएगी?
अन्नामलाई। मैंने इनके राज्यों के नाम भी लगभग लिख दिए। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे प्रमुख चोटी कौन सी हो गई? महेंद्रगिरी हो गई। छत्तीसगढ़ में पहुंच गई है, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यहां पर मैकाल पठार है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अमरकंटक हो गई। और इसी तरह से छोटा नागपुर का पठार हो गया। छोटा नागपुर का पठार झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या है? विस्तृत माना जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, और इसको कहते हैं, चूंकि खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी इसके बारे में नहीं बताया, इसकी केवल लोकेशन बताइए। कल जो लेक्चर होगा आपको सारी लोकेशन याद होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां पर कल इनके बारे में वन बाय वन करके मैं आपको एक एक चीजें बताता हुआ चलूंगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे, और ठीक है, ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है? और इसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।